रविवार सुबह 11 बजे और रात 9 बजे सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। साधना प्राइम न्यूज अब आप देख सकते हैं टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर सच्ची और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, साधना प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर में जाकर साधना प्राइम न्यूज लाइव टाइप करें, साधना प्राइम न्यूज के आइकॉन को सेलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे। आपको साधना प्राइम न्यूज कभी भी कहीं भी देखना है तो आप साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए लाइव जुड़िए। जिंदगी कभी धूप सी, कभी छांव सी, जिंदगी कहीं पास सी, कहीं दूर सी, जिंदगी जरा अपनी सी, जरा पराई सी। रविवार सुबह 11 बजे और रात 9 बजे सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। साधना प्राइम न्यूज अब आप देख सकते हैं टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर सच्ची और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, साधना प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर में जाकर साधना प्राइम न्यूज लाइव टाइप करें, साधना प्राइम न्यूज के आइकॉन को सेलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे। आपको साधना प्राइम न्यूज कभी भी कहीं भी देखना है तो आप साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए लाइव जुड़िए। जिंदगी कभी धूप सी, कभी छांव सी, जिंदगी कहीं पास सी, कहीं दूर सी, जिंदगी जरा अपनी सी, जरा पराई सी। रविवार सुबह 11 बजे और रात 9 बजे सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। साधना प्राइम न्यूज अब आप देख सकते हैं टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर सच्ची और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, साधना प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर में जाकर साधना प्राइम न्यूज लाइव टाइप करें, साधना प्राइम न्यूज के आइकॉन को सेलेक्ट करें
और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे। आपको साधना प्राइम न्यूज कभी भी कहीं भी देखना है तो आप साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए लाइव जुड़िए। जिंदगी कभी धूप सी, कभी छांव सी, जिंदगी कहीं पास सी, कहीं दूर सी, जिंदगी जरा अपनी सी। ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जा रही भूमाता ब्रिगेड की महिलाओं को नासिक पुलिस ने मंदिर से 70 किलोमीटर पहले ही हिरासत में लिया। गिरफ्तारी पर मंदिर के बाहर इकट्ठे स्थानीय महिलाओं ने लगाए हर हर महादेव के नारे। उद्योगपति विजय माल्या को कोर्ट से बड़ा झटका, 515 करोड़ रुपए निकालने पर रोक लगी। माल्या पर 7,800 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया। माल्या ने नहीं चुकाया है कई बैंकों का कर्जा। अगली सुनवाई 28 मार्च को। कन्हैया को गोली मारने वाले पोस्टर मामले में कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने आदर्श शर्मा को गिरफ्तार किया। दिल्ली प्रेस क्लब के बाहर लगे थे पोस्टर। कन्हैया को गोली मारने पर रखा था 11 लाख का इनाम। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा कमजोर लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। कन्हैया को भी दबाने की कोशिश की गई। लोगों को दबाने से नहीं चलता देश। मथुरा में स्मृति ईरानी के काफिले से एक्सीडेंट के मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मृतक के परिवार ने की स्मृति ईरानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरनगर दंगों पर आई जस्टिस विष्णु सहाय कमीशन की रिपोर्ट में अखिलेश सरकार को क्लीन चिट। दंगों के लिए पुलिस प्रशासन और इंटेलिजेंस को ठहराया गया जिम्मेदार। विपक्ष ने अखिलेश सरकार को बताया जिम्मेदार। और प्राइम न्यूज के दर्शकों और शुभचिंतकों के लिए बड़ी खबर, जनहित और महिलाओं के पक्ष में आवाज उठाने के लिए प्राइम न्यूज को मिला उमा शक्ति सम्मान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। करीब 2.5 साल हो गए इंसाफ की आस में पीड़ितों की आंखें पथरा गईं। अब जांच रिपोर्ट आई है। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर दंगों की। जस्टिस विष्णु सहाय कमीशन की जांच रिपोर्ट रविवार को विधानसभा में पेश कर दी गई। दंगों के लिए मुजफ्फरनगर के एसएसपी रहे सुभाष चंद्र दुबे और एलआईयू इंस्पेक्टर प्रबल प्रताप सिंह को दोषी माना गया है। इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की सिफारिश की गई है। साथ ही एडीजी से मामले में सफाई मांगी गई है। अब सवाल है कि क्या 68 लोगों की मौत के लिए सिर्फ 2 ही लोग दोषी थे? क्या मुजफ्फरनगर दंगों की आग भड़काने में नेताओं की कोई भूमिका नहीं थी? आयोग की दलील है कि मुजफ्फरनगर में आयोजित महापंचायत की रिकॉर्डिंग नहीं की गई, लिहाजा सांप्रदायिक दंगों के लिए नेताओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तकरीबन 700 पेज की रिपोर्ट में लोकल इंटेलिजेंस की भी नाकामी बताई गई है। कहा गया है कि उसने महापंचायत में शामिल होने आ रहे लोगों की सही जानकारी नहीं दी। महापंचायत में 40 से 45 हजार लोग शामिल हुए। ज्यादा लोगों की तादाद को देखने के बावजूद अफसरों ने भीड़ को महापंचायत में जाने से रोका नहीं। इसकी वजह से सांप्रदायिक तनाव हुआ और मुजफ्फरनगर दंगों में तब्दील हो गया। आयोग ने दंगे भड़काने के 14 कारण गिनाए हैं।
बीएसपी और बीजेपी नेताओं के बारे में कहा गया है कि चूंकि उनके खिलाफ दंगा भड़काने का मुकदमा दर्ज है, लिहाजा आयोग उनके खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 20(2) के तहत सरकार को कोई कार्रवाई करने के लिए विधिक तौर पर नहीं कह सकता है। आयोग ने यह भी कहा है कि YouTube पर जो वीडियो क्लिप चल रही है, उस मामले में संगीत सोम और दूसरे लोगों पर केस पहले से ही दर्ज है, इसलिए सरकार कोई भी दूसरी कार्रवाई नहीं कर सकती है। आयोग ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया ने दंगे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, इसकी वजह से हालात और ज्यादा खराब हो गए। अब सवाल यह है कि क्या महापंचायत की रिकॉर्डिंग के सबूत पर ही नेताओं को दोषी ठहराया जा सकता है? क्या दंगों के लिए नेताओं के भड़काऊ बयानों को जिम्मेदार नहीं बनाया जाना चाहिए? दंगों का दोष एसएसपी और एलआईयू के इंस्पेक्टर पर मढ़ते वक्त क्या उनकी कोई रिकॉर्डिंग देखी गई थी? कई सवाल हैं जिस पर आज हम प्राइम एजेंडा में चर्चा करेंगे। और आज प्राइम एजेंडा में चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अपने मेहमानों से हम आपका परिचय करा दें। आज बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ 2 पत्रकार हमारे साथ आज इस पैनल में हैं। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला जी हैं। शंभू जी, बहुत स्वागत है आपका। अरुण कुमार त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यशवीर सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। यशवीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद सत्या बहन हमारे साथ आज की इस डिबेट में है और हम बीजेपी के प्रतिनिधि का भी इंतजार कर रहे हैं कि वो भी इस डिबेट में शामिल हो, आए और हमारे सवालों का जवाब दें, पैनलिस्ट के सवालों का जवाब दें। शंभू जी, सबसे पहले हम आपके पास सर आना चाहेंगे। एक तो इतना लेट से विष्णु सहाय कमीशन की रिपोर्ट आई और जिस तरीके की रिपोर्ट पेश की गई, शायद ये मुहावरा, ये कहावत भी ठीक नहीं होगी कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। जब नेताओं ने भड़काया नहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक, तो इतनी बड़ी तादाद में लोग मर गए और इतना बड़ा दंगा भड़क गया और कमीशन को उठाना पड़ा। सर, क्या टिप्पणी सर? देखिए, दंगा हुआ था 2013 में, जो मौजूदा सरकार है उसके गठन के कोई 1.5 साल बाद जी रिपोर्ट आ रही है। चुनाव के ठीक करीब, अब साल भर भी नहीं रह गया, उसके पहले आई है, जो विधानसभा चुनाव सर पे है। और मजे की बात देखिए कि इस जस्टिस साई आयोग ने सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी को बरी कर दिया है। इससे लगता है कि कोई नेता इस कांड में दोषी नहीं था। जो दोष था सिर्फ 2 अफसरों का था। एक जो उस समय वहां एसएसपी थे सुभाष चंद्र दुबे और दूसरे एलआईयू इंस्पेक्टर प्रवोज प्रताप सिंह का। मैं उस वक्त वहीं था जी, मतलब उन दिनों मैं मेरठ से मुजफ्फरनगर जाया करता था। और जो मुजफ्फरनगर के हालात है, जो इतने खराब हालात हो गए, जहां सेना तक ला भेजनी पड़ी थी, उसके बारे में ये कह दिया जाए कि वहां किसी नेता का दोष ही नहीं है, ये तो बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा हल्कापन सा लगता है। नहीं सर, आयोग भी कह रहा है कि अगर दोष है भी तो फिर वो जो महापंचायत हुई उसकी नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ। सुनिए, हुआ ये था पूरे मामले में, जब वो 2 लड़के मारे गए थे, सचिन और गौ, उसके बाद जिस तरह एक डॉक्टर जो चला था वीडियो, वो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था और वो वायरल करने वालों में वहां कुछ राजनीतिक हस्तियां भी थीं, बाकायदा उन्होंने कराया था, पर उनको उस तरह से लपेटा नहीं गया पूरे मामले में। और उस समय दूसरी तरफ सरकार की क्या कमी थी? जो वहां के 2 अधिकारी थे बड़े, एक तो जो उस समय वहां पे डीएम थे सुरेंद्र सिंह संयोग था कि जाठी थे, और दूसरे मंजिल सैनी, सैनियों की आबादी भी वहां काफी है उस पूरे मुजफ्फरनगर सारण इलाके में। दोनों को तत्काल हटा दिया, जबकि वो हटाना ये खुद माना है साई आयोग ने कि ये शासन फेल्योर था, पर वो बरी है। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी सरकार बरी है, लेकिन शासन का फेल्योर है। एक तरफ ये भी आप मान रहे हैं। दूसरे जो एलआईयू खुफिया सूचनाएं जो आई वो गलत आई। नंगला मदौड़ में जो बैठक बुलाई गई, पंचायत बुलाई गई, उसमें जाने से लोगों को कहा गया, उसकी भीड़ का अंदाजा नहीं था, जबकि उनके जो उस पंचायत के प्रमुख थे वीरेंद्र ने कहा भी है कि नहीं, ये सरासर गलत है, हमें प्रशासन ने आने नहीं दिया और क्या क्या गड़बड़ियां की। फिर अच्छा, तीसरा आता है जो कादिर राणा ने ज्ञापन दिया, वो वहां के डीएम जो बाद में सुरेंद्र कुमार सिंह के बाद आए हैं,
कुशलदास शर्मा, उन्होंने बाकायदा लिया। इसको लेकर भी आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। यानी अफसरों पर तो लगाए गए हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को बरी किया गया है। अकेले समाजवादी पार्टी नहीं, हर पार्टी को उससे बरी कर दिया गया है। फैक्ट ये था कि उसमें कांग्रेस की भूमिका भी बहुत खराब थी। केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, आप क्या करते रहे, कोई गया ही नहीं। बहुत अंत में आके लोग जा रहे हैं, है ना। कोई किसी ने कोई दखल नहीं, किसी ने कोई अपनी तरफ पहल नहीं की। सेना बाद, जब सेना बहुत अंत में भेजी गई, अब काबू पाया जा सका। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का फेलियर ज्यादा था बजाय प्रशासनिक फेलियर के। जी, तो फिर सर कमीशन की रिपोर्ट को हम कैसे देखें? देखिए, आप कमीशन गंभीर टिप्पणी खुद आप कर रहे हैं, खुद आपका ऑब्जर्वेशन है। उस वक्त में आप वहां आया जाया करते थे, जाहिर है कि ग्राउंड रियलिटी आपने ज्यादा करीब से देखी होगी, लेकिन जस्टिस विष्णु सहाय कमीशन उस बात को नहीं देख पाया जिस बात को दुनिया देख रही है। पॉलिटिकल इस रिपोर्ट को माने क्या सर? फिर नहीं, देखिए, जस्टिस सहाय ने जो रिपोर्ट दी है उसमें दो तीन बातें। एक तरफ वो कह रहे हैं कि ये प्रशासनिक फेलियर था, शासन का फेलियर नहीं मान रहे, लेकिन प्रशासनिक फेलियर था और होम सेक्रेटरी के लेवल से हुआ। तो जब डीएम और एसपी वहां चेंज किए गए तो क्या सिर्फ होम सेक्रेटरी ने कर दिया? होम सेक्रेटरी भी दायरे में लाए गए हैं कि जो उसमें आरएम श्रीवास्तव थे, होम सेक्रेटरी के लेवल से ये ट्रांसफर हो गए। उस समय शासन की कोई ना कोई, या मुख्यमंत्री साहब की भी दखल रही होगी, पर अचानक जो सहाय आयोग जो है अब आए, उसने पॉलिटिकल पार्टी को इससे बरी किया है। तो ये निजी व्यक्तिगत राय हो सकती है कि ये मेरा मानना है कि शासन उसमें बराबर का भागीदारी था। अकेले न तो प्रशासन था और न कोई एक पार्टी को दोष ही नहीं लिया जा सकता। सारी पार्टियां उसमें दोषी थी, भले वो बीजेपी रही हो, भले वो समाजवादी पार्टी रही हो, भले वो बसपा रही हो या कांग्रेस रही हो। हम यशवीर जी के पास आना चाहते हैं, लेकिन हम बता दें कुंवर भारतेंद्र सिंह बीजेपी के सांसद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। उन्हें इस कार्यक्रम में आना है, जाम से कहीं जूझ रहे हैं, संभवतः थोड़ी बहुत देर हो, लेकिन फोन लाइन पर वो हमारे साथ हैं। कुंवर साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, प्राइम एजेंडा में। हम यशवीर जी आपके पास आए, इससे पहले अरुण जी एक पत्रकारीय टिप्पणी आपसे कि अगर कोई कमीशन ये कहता है कि साहब सरकारी मशीनरी फेल रही है, एक मोटी लाइन, एक मोटी बात ये है, एसएसपी का फेल्यूर है, एलआईयू इंस्पेक्टर का फेल्यूर है, तत्कालीन गृह सचिव, तो उसे सरकार का फेल्यूर क्यों न माना जाए? देखिए, सरकार का फेल्यूर कमीशन ने इस तरह से तो बात नहीं कही है। कमीशन की रिपोर्ट अगर हम उसको आधार बनाएं जो है कि उन्होंने एक तो सुरेंद्र सिंह का ट्रांसफर, मंजिल सैनी का ट्रांसफर, और फिर उसके बाद प्रबल प्रताप सिंह और सुभाष द्विवेदी की लापरवाही, इन चीज़ों को उसने ज़्यादा चिन्हित किया है, इन बातों को। और जो अधिकारी उन स्थितियों को नियंत्रित कर रहे थे उनको जो है, जो उनके राजनीतिक आका है, उन्होंने ट्रांसफर किया ना समझते हुए। और दूसरी चीज़ जो है, जो वहाँ पे अधिकारी तैनात थे उन्होंने ठीक से कार्रवाई नहीं की। मैं भी वहाँ पे गया संजोग से, और दंगों के दौरान भी गया, शिविरों में गया, तब सब जो लोगों से मिला। तो ये बात समाजवादी पार्टी के वहाँ के जो स्थानीय पदाधिकारी थे सभी लोगों ने माना अनऑफिशियली कि जिस तरह से जो है वो दो अधिकारी जो स्थितियों को नियंत्रण में कर रहे थे, समझ रहे बूझ रहे थे, उनको जिस तरह से हटाया गया वो एक जो है अपने आप में गलत फैसला था। और उसके बाद जो चीजें हाथ से बाहर गईं वो अपने आप में जो है एक उससे स्थितियां बिगड़ी। निश्चित तौर पे मैं जिस तरह की रिपोर्ट है इसमें सरकार को मैं दोषमुक्त निजी तौर पे मानने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है और सरकार को स्थितियों को नियंत्रित करना चाहिए। और एक भी आदमी की जान जाना जो है वो सीधे सीधे सरकार पर दोष जाता है, खासकर सांप्रदायिकता में। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जिस तरह से सारे राजनीतिक दल इस मामले में बरी किए गए हैं, वो दरअसल जो है उसके रिवर्स में हमें सोचना चाहिए एक पत्रकार के रूप में। और मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दल कहीं न कहीं स्थितियों को बिगाड़ने में शामिल हैं या स्थितियों को नियंत्रित ना करने में शामिल हैं। क्योंकि अगर जिस वोट की राजनीति, जिस समुदाय, जाति और संप्रदाय की राजनीति की स्थितियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिगड़ करके जहां पहुंची हैं, जहां चौधरी चरण सिंह के जमाने में अजगर समीकरण ने विभिन्न तरह के मुस्लिम और जाट और विभिन्न जातियों के बीच में एक यूनिटी बनाई थी, जिसको महेंद्र सिंह टिकैत ने अपने किसान आंदोलन के माध्यम से यूनिटी बनाई थी, उसको वोट की राजनीति ने, और जो कि 2014 के चुनाव में साफ तौर पे दिखाई पड़ा, जिस पार्टी को सर्वाधिक लाभ हुआ, निश्चित तौर पे स्क्रिप्ट पहले उसी पार्टी ने लिखी होगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है सर, हमारे साथ कुंवर साहब हैं, हम आना चाहते हैं कुंवर साहब आपके पास, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन पहले हम
यशवीर जी के पास आएंगे। यशवीर जी, सरकार को इसमें एक तरीके से बरी किया गया है, सरकारी मशीनरी के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है। शंभू जी भी कह रहे हैं, अरुण जी भी बता रहे हैं, खुद आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि साहब 2 अधिकारी जो हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। सभी राजनीतिक दल बरी हैं। क्या ये बात सुकून देने वाली है एक राजनीतिज्ञ होने के नाते कि साहब 68 लोगों की मौत हो गई, इतना बड़ा दंगा हो गया, देश और दुनिया में पूरी तरह बदनामी हुई, लेकिन उन लोगों को भड़काने के लिए जिम्मेदार कौन, उतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कैसे, इतना बड़ा टेंस कैसे पैदा हुआ, इसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार नहीं, इंक्लूडिंग समाजवादी पार्टी जो प्रदेश में सत्ता चला रही है। क्या ये बात गले के नीचे उतरती है यशवीर जी? देखिए, मैं मुजफ्फरनगर का ही रहने वाला हूं और जैसा साथी ने बताया कि मुजफ्फरनगर में मैं समझता हूं ये पहली बार इस तरह की घटना हुई जो 2 सांप्रदायिक के बीच में हुई। हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर गांव में हिंदू और मुसलमान बहुतेरे गांव में इकट्ठे बसते हैं जी, और बहुत सारे गांव का तो मैं जानता हूं कि मुसलमानों को गांव में लाके बसाया जाता था, क्योंकि वो दस्तकार थे, कारीगर थे, खासतौर से लिवार, बढ़ई जिस गांव में नहीं होते थे तो कस्बों से लाके मुसलमान को गांव में बसाते थे। हमारे गांव में भी हमारे बुजुर्गों ने ऐसा किया जी। लेकिन ये जो पिछले दिनों बहुत सारे देश भर में दंगे हुए, मैं बदकिस्मती मेरी कि कई दंगों का चश्मदीद गवाह मैं भी रहा हूं, चाहे मलियाना हो, चाहे गोधरा हो, चाहे बंबई के दंगे हों और चाहे मुजफ्फरनगर के दंगे हों। इसमें सरकार की विफलता इस बात पर निर्भर करती है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या इतने बड़े दंगे को रोकने में कॉम्पिटेंट है, ये बड़ा सवाल आता है। हमने ही रात को मुख्यमंत्री साहब को फोन किए, आर्मी भेजो, पुलिस से कुछ नहीं होना। बहुत सारे थानों में रात भर एसएसपी को हमने भी फोन मिलाए, फला गांव में ये हो गया, फला गांव में ये भेजो, लेकिन सब जगह से आता है हमारे पास पुलिस ही नहीं है। थाने में 20 सिपाही हैं, एक गांव में भी 20 सिपाही सफिशिएंट नहीं होंगे, हमारे यहाँ बड़े बड़े गांव भी हैं। तो ये हालात को देखते हुए सरकार की नीयत पर शक तो नहीं कर सकता मैं, सरकार हमारी थी, मैं भी समाजवादी में हूं जी, लेकिन जो सेफ्टी मेजर होने चाहिए थे उसमें लैप्स हुई हैं और वो लैप्सिस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के चलते हुई है। उसमें उस वक्त टेंशन इस बात भी थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस कम्युनिटी के थे जो कम्युनिटी उसमें कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गई थी, इसलिए दूसरी कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए तुरंत हटा के दूसरे डीएम को, एसपी को भेजा गया। ठीक है। उसमें सरकार की मैं कहूँ कोई नकारात्मक नहीं, वो चूंकि उनको लोकल फीडबैक मिल रहे थे इसलिए वो करना पड़ा। मलियाना में मैंने खुद देखा है, हम अरेस्ट भी हुए थे उसमें दंगों में। ये बदकिस्मती कहूंगा, कमेटियां बैठती हैं, रिपोर्ट आती हैं, रिपोर्ट के बाद सब ठंडे बस्तों में चला जाता है। ये भी चली जाएगी सर? नहीं, इस पर तो एफआईआर हैं। समस्या ये जो आप कह रहे हैं, जो इसमें लोग भड़काने में, जी देखिए रिपोर्ट में ये भी कहा गया, सुनिए सर, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है जो दंगे भड़काने में 27 अगस्त को कवाल गांव में मुस्लिम युवक शाहनवाज और 2 हिंदू युवक सचिन और गौरव, जिनका नाम शंभू जी ने भी लिया, उनकी हत्या के बाद हिंदू और मुस्लिमों के बीच ध्रुवीकरण के चलते, यही शब्द इस्तेमाल किए गए, सांप्रदायिक दंगे भड़के। लेकिन इसी रिपोर्ट में आयोग ने यह साफ किया है कि इस घटना से कुछ महीने पहले ही मुजफ्फरनगर और शामली में कुछ और घटनाओं के चलते हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच टेंस जो है वो डेवलप हो रहा था। किसी सफाई कर्मचारी का मामला है, वो 2 महीने आपका इंटेलिजेंस उसे नहीं पकड़ पाया, नहीं आप उस बात की गंभीरता का अंदाजा लगा पाए। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जहां तक आप जिक्र कर रहे हैं कि साथ फोर्स नहीं है, और आपने भी एसएसपी को और फोन किए, मुख्यमंत्री से बात की, वो तो ठीक है, लेकिन अगर इंटेलिजेंस फेल्यूर हो जाए कि घटनाएं किस तरह से एक इलाके में बढ़ रही हैं, टेंस कैसे क्रिएट हो रहा है, आपको पहले से ही पता था वहां कुछ नेता किस तरह की फील्डिंग लगा रहे हैं, इसके बावजूद सरकार कुछ न कर पाने में
कुछ न कर पाने की स्थिति में रहे और फिर भी सरकार की जिम्मेदारी नहीं और सिर्फ ये कि अब दुर्भाग्य है और हो गया और 68 लोगों की जान क्या सिर्फ दुर्भाग्य से चली गई घटना है। लेकिन जो शामली में 2 महीने पहले केस हुआ था वो वास्तव में एक लड़की का मामला था, उसमें भी 2 कम्युनिटी में क्लैश हो गया था और वहां मुस्लिम सुपरिटेंडेंट पुलिस थे वो भी हटाए गए थे एकदम, शायद 2012 का केस। जी जी, कुछ महीने पहले उससे। और जो मुजफ्फरनगर में भी 1-2 केस हुए थे उनमें भी इसी तरह की घटना थी। नहीं सर वो ठीक सवाल इस बात पे आता है। नहीं आप कुछ अंदाज, आपकी इंटेलिजेंस कोई अंदाजा नहीं लगा पाई, इसीलिए तो प्रबल प्रताप सिंह को माना है कि इंटेलिजेंस फेलियर रहा है बड़े पैमाने पर, कि वो इसके प्रिकॉशंस को गवर्नमेंट को बता ही नहीं पाए। डायरेक्टर जनरल पुलिस हेलीकॉप्टर से जाते हैं और वो तुरंत वापस लौट के आ जाते हैं कि स्थिति कंट्रोल से बाहर है। तो जब इतने बड़े अफसर भी फेल हो जाएं, कुछ भी करने में वहां सक्षम ना रहें जी, उसके बाद आर्मी भी चली गई थी, तो मेरा कहना कि कहीं बड़े पैमाने पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इंटेलिजेंस की तरफ से कम्युनिकेशन गैप हुआ और स्थिति की गंभीरता को नहीं जांचा गया, इसीलिए आयोग ने उनको जिम्मेदार ठहराया है। कुंवर साहब फोन लाइन पर आप बने हुए हैं, यशवीर जी की बात सुन रहे हैं, ये बात गले उतर रही है सर, ये बात बिल्कुल उतनी ही सीधी है। मैं केवल दो तीन बातें, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हम सुन रहे हैं, अपनी बात कहिए सर। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि दंगा जो भड़का था वो उस सभा पे नहीं भड़का था, उस सभा से जो लोग लौट रहे थे शाम को अंधेरे के बाद, उन लोगों को नहर की पटरी पे घेरा गया और उन पर फायरिंग करी गई, उन्हें मारा गया और उन्हें मार के नहर में डाल दिया गया। इनमें लगभग 40 लाशें मिल पाएंगी। ये जो शुरुआत हुई थी, दंगा यहाँ से शुरू हुआ। उस सभा में जब लोग आ रहे थे उस समय भी लोगों पर, जब सभा में लोग आ रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, उस समय भी लोगों पर हमला किया गया था। तो जो आप बात कह रहे हैं ये इंटेलिजेंस फेलियर है कि जब लोग, ये इंटेलिजेंस नहीं, ये तो अंधी सरकार थी साहब, जब लोग आ रहे थे उन पे हमला हुआ तो ये तो निश्चित था कि जब ये लौटेंगे तो उन पर फिर से हमला होगा, क्योंकि उस समय अंधेरे का भी लाभ लिया जाएगा। ट्रैक्टर ट्रॉलियां नहर पे मोड़ नहीं सकती, घूम नहीं सकती, उन्हें आगे से रोक के उन पे हमला किया जाएगा, ये सब मालूमात थी। अगर ये होने दिया, जब इंस्पेक्टर से आपने, आपके मीडिया स्टिंग में इंस्पेक्टर से कहा गया कि तुम यहाँ खड़े हो, तो गोली क्यों नहीं चला रहे, लोगों को मारा जा रहा है, उसने कहा कि मुझे टेलीफोन पे मंत्री जी कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो होने दो। लेकिन कुंवर साहब, हम तो शासन का निश्चित हाथ था और शासन के दबाव की वजह से मुक्त बना, ये पूरा इतना बड़ा कांड होता रहा, खड़ा देखता रहा। ठीक है भारतन जी, जस्टिस शाही की रिपोर्ट जो है, शासन का हर अधिकारी संविधान के प्रति शपथ लेता है, ये उस नहीं दबना चाहिए था। उनके आंखों के सामने जब 40 लोगों को मार के गोलियां और उन्हें नहर में डाला जा रहा था, उनके ट्रायल जलाई जा रही थी, उस समय प्रशासन ने क्यों नहीं एक्शन लिया? लेकिन कुंवर साहब भारतन जी, हमारा सवाल ये कि इन सारी बातों का जिक्र आयोग की रिपोर्ट में नहीं है, क्यों नहीं है? और अगर इतनी महत्वपूर्ण बात और इतनी बड़ी घटना वहां हुई थी जिसका जिक्र इस आयोग की रिपोर्ट में नहीं है, तो फिर बीजेपी इस कमीशन की रिपोर्ट को कैसे देख रही है सर, ये बताइए। देखिए साहब, मैं अपने क्षेत्र में हूँ, मैं मुजफ्फरनगर में ही घूम रहा हूँ और मुजफ्फरनगर से जैसे ही मुझे पता लगा कि आपका टीवी डिबेट है तो मैं निकल गया। तो मैं कहीं यही नोएडा में भटक रहा हूँ सड़क पे जाम में, तो बीजेपी का क्या रिएक्शन है इसके बारे में अभी आज ही रिपोर्ट आई है। मैं अपने कार्यालय नहीं गया बताने के लिए, मैं केवल आपको बता रहा हूँ एक बीजेपी का प्रतिनिधि उस सभा में पहुंचा हुआ, एक विधायक जिसके ऊपर मुकदमे लगाए गए बिना किसी कारण से। अगर सरकार चाहती, अगर इंटेलिजेंस था तो ये सभा ही ना होती, ये सभा करवाई गई थी, प्रशासन और शासन हम के करवाई थी। उन्होंने पहले कह दिया था, किसान यूनियन ने पहले आके कहा था हम सभा करवाएंगे, हम सारा अपने हाथ में ले रहे हैं। वहां पे ट्रैक्टर ट्रॉलियां लाई गई, मट्टी गई किसान यूनियन के द्वारा।
प्लीज आप हमारे साथ रहिए, आगे आएंगे आपके पास। हम एक टिप्पणी जरा पहले तो आपकी बात का जवाब ले लें। यशस्वी जी कोई जवाब देना चाहेंगे? आयोग की रिपोर्ट पर वो टिप्पणी करने से बच रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि देखिए वहाँ ये स्थिति थी, ट्रॉलियों की, ट्रैक्टर ट्रॉलियों की मुड़ने की जगह नहीं थी, अंधी सरकार थी और अंधेरा था, अंधेरा हो गया था, 40 आ रहे थे। हाँ, और ये हकीकत है, इसको कोई झुठला नहीं सकता, ये घटना हुई। अब इसमें मैं भी रिपोर्ट नहीं पढ़ पाया, रिपोर्ट पर उसने इसमें जो जुडिशियल जो जज साहब बैठे थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया या नहीं, लेकिन ये तो साफ है कि इतने लोग मरे और वहीं मरे सबसे ज्यादा। लेकिन इस घटना के लिए भी कहीं ना कहीं फिर वही कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और इंटेलिजेंस फेलियर रहा। अगर पहले से इस बात का एहसास होता कि यहाँ ये हो सकता है, लोग यहाँ से गुजरेंगे, उन पर दिन छिपने के बाद इस तरह हमला हो सकता है, क्योंकि पहले ही जो थोड़ी बहुत घटना हो चुकी, सारा एडमिनिस्ट्रेशन उसी में फेल हो चुका था। तो इसका मतलब भारतन जी सही कह रहे हैं कि नहीं, ये लोग मरे, कौन नहीं जानता, अंदाजा नहीं था कि क्या हो सकता था, इसका अंदाजा नहीं था, ना एडमिनिस्ट्रेशन को था ना इंटेलिजेंस को था। और लौट रहे थे लोग, अंधेरा हो गया तो अंधेरे में खेतों का जानते ही है, अन्ना सबसे ज्यादा है और एक एक इंच पे तो इंटेलिजेंस का आदमी होता नहीं, लिमिटेड आदमी होते हैं इंटेलिजेंस के पास भी, कि वहां से गुजरेंगे लोग तो उन पर हमला हो जाएगा, ये कोई भी सोच नहीं सकता। नहीं यशस्वी जी, लेकिन सवाल की बात है कि जिस तरीके से आप कर रहे हैं उससे तो फिर ये माना जाए कि हर दंगे में इसी तरह की चीजें ये मैं बता रहा हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मैंने सारे दंगे देखे हैं और सबके पीछे यही होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इन चीजों को प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि इतने बड़े हादसे हो जाएंगे, इस तरह की घटना हो जाएगी, और वो बहुत कैजुअल और उसको छोटे तरीके से लेते हैं और घटनाएं बड़ी हो जाती हैं, इतनी बड़ी हो जाती, लोग मर जाए, 40 एक मैं जगह पर मरे, बड़ी घटना हो जाती है कि 40। हम जरा सत्या जी की टिप्पणी ले लें, फिर हम जरा शंभू जी के पास जाएंगे, देखेंगे कि बारे कितना दम है, या फिर ये रिपोर्ट बड़ी चीज को छोटा करके पेश कर रही है, राजनीतिक बिरादरी को बरी कर रही है, ये तो हम देख रहे हैं। सत्या जी, केंद्र पर भी आरोप है इस बात का। शंभू जी ने शुरुआत में ही कहा कि साहब ठीक है, जो राज्य सरकार की मशीन है वो तो पूरी तरह फेल रही, लेकिन अभी बहुत दूर नहीं थे, मुजफ्फरनगर दिल्ली से बहुत दूर नहीं है, लेकिन आप लोगों को भी कुछ खास पता नहीं लगा और जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ उसको करने में, भेजने में भी देरी हुई। देखिए ऐसा है, पहली बात तो मैं शंभू जी ने जो सवाल उठाया है उसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी घटना या कोई भी इस तरह की घटना होती है तो कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, और सेंट्रल फोर्स चाहे वो आर्मी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, ये भेजने का केंद्र का काम है, लेकिन तभी इसके साथ तभी जब उसकी डिमांड राज्य सरकार से परिस्थितियों के वक्त वहां से मांगे तो तुरंत भी भेजी जाती है, जल्दी भी, लेकिन उसको इस्तेमाल करना ये राज्य सरकार का काम होता है। मैं इस बात में आपको थोड़ा सा याद दिला देना चाहती हूँ, कुछ बाबरी मस्जिद को ढाया था, उस वक्त सेंट्रल फोर्सेज चाहती थी कि हमें मौका मिले, हमें, जब कल्याणी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तो आर्मी भेजी गई थी, लेकिन उन्होंने केंद्रीय बलों को किसी भी तरह का आदेश देने से इनकार कर दिया, अधिकारियों को कहा कोई भी सेंट्रल फोर्स को इस्तेमाल नहीं करेगा, ना कोई उन पे कार सेवकों पर गोली चलाएगा या उनको किसी तरह रोकने की कार्रवाई करेगा। तो ये केंद्र के ऊपर इस तरह का आरोप मैं समझती हूँ कि लगाना उचित नहीं है। दूसरी बात, जहां तक विष्णु सहाय जी की रिपोर्ट का सवाल है, तो रिपोर्ट के बारे में सुनकर के ही मैं ही नहीं, मैं लोगों को भी हैरानी होती है कि उन्होंने उनकी रिपोर्ट में जो आया है कि अधिकारियों पर फेलियर बताया, कि अधिकारियों का प्रशासनिक फेलियर था, तो सरकार कैसे बच सकती है? भाई सरकार तो सरकार की ही है, अधिकारी तो सरकार के काम करते हैं। क्या एक अधिकारी को, एक एसएसपी को और एक इंस्पेक्टर को ऊपर आरोप लगा देना? इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें मैं समझती हूँ कि ये 68 लोगों की जो लिस्टेड है कि इतने लोग मारे गए, मारे तो मैं दावे के साथ कहती हूँ बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मैं क्योंकि हमारे पास कोई इस तरह का आंकड़े नहीं है इसलिए मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन बहुत दिनों तक, महीनों तक ये चला था मामला, और इससे पीड़ित लोग जिस तरह से शिविरों में रह रहे थे, वहां पर जो महिलाएं, बहुत सी महिलाएं तो गर्भवती थी, तो उनको डिलीवरी भी उन्हीं शिविरों में हुई थी, जिसमें खाने को नहीं था, पानी को नहीं था, कोई भी सुविधाएं नहीं हुई थी, और सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी ज्यादा कोई सुध नहीं ली, उनको ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया। दूसरी बात यह है कि जो फेलियर था,
तो सरकार का फेलियर था। मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि सरकार का फेलियर, देखिए चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों का चरित्र ऐसा रहा, इनके संस्कार ऐसे रहे कि जिनको धार्मिक उन्माद को फैलाने के बाद ही इनको कुछ फायदा मिलता है। चाहे किसी तरह का उन्माद फैलाए, चाहे मंदिर मस्जिद का मामला उठाएं, चाहे हिंदू मुस्लिम का मामला उठाएं, जब तक इनको उन्माद के चरम तक नहीं पहुंचा देते और सोचते हैं कि इस तरह से हमारे देश की जनता और प्रदेश की जनता बहुत शांत और धर्मनिरपेक्ष जनता है, तो इसमें केवल और केवल इनको इसी तरह से और कुछ काम से नहीं, कोई विकास का काम दिखा के जनता से वोट मांगे, वो तो इनके पास कुछ है ही नहीं, दोनों के पास, न तो भारतीय जनता के पास है और न ही समाजवादी पार्टी के पास। मैं एक उदाहरण, वहां का जो भाईचारा इन्होंने खत्म कर दिया है, वो उसको पता नहीं सदियों लग जाएंगे उसको ठीक करने में और ठीक होने में वहां की जनता को, कि महेंद्र सिंह टिकैत वहां के एक बहुत अच्छे नेता थे, किसान नेता थे, लेकिन उनके समय में इस तरह की एक घटना हुई थी, उसमें एक मुस्लिम लड़की को नईमा कांड हुआ था और उसका अपहरण हुआ था। तो यही महेंद्र सिंह टिकैत, जो मैं तो कहती हूँ कि वो एक जाट नेता की तरह से मैं नहीं देखती, एक नेता की तरह से कांग्रेस सरकार थी, तो उन्होंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बंद कर दिया था, पूरा प्रशासन बंद कर दिया था कि जब तक उस बच्ची को ढूंढ के नहीं लाएंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और फिर तीसरे दिन उसकी डेड बॉडी मिली और उस लड़की की मजार वहां पर बनी हुई है, जो शायद आज भी बनी हुई है। तो ये ऐसा भाईचारा, ऐसा प्रेम भाव उस क्षेत्र का, हिंदू मुस्लिम का, और उस पर इतना बड़ा प्रहार किया। हमारा मैम सिर्फ मूल सवाल ये है कि जो बात आपको दिखाई दे रही है या आम तौर पर लोग ऐसा समझ रहे हैं, आप भी सरप्राइज हो रही हैं, वो बात जस्टिस विष्णु सहाय कमीशन को दिखाई क्यों नहीं दी, हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं। और अगर नहीं दिखाई दी तो फिर ये रिपोर्ट क्या है, क्या इसे मैनेज किया गया है? बिल्कुल। और क्या सिर्फ यही दंगा नहीं, हर एक दंगे में इसी तरह का मैनेजमेंट काम करता है? हमारा बड़ा सवाल ये है, आप सिर्फ 2-2 किए कह दें कि इंटेलिजेंस फेल्यूर था साहब, हम सरकार इसमें क्या कर सकती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास उतनी फोर्स नहीं थी, क्या इससे कोई सरकार बच सकती है? क्योंकि वो अधिकारी किसके आदेश पर काम करते हैं? क्या किसी कमीशन की रिपोर्ट ये कह दे कि नहीं सरकारी मशीनरी जिम्मेदार थी? सरकारी मशीनरी में पहला शब्द जो है वो सरकार है। क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? मैं मूल सवाल ये लेकर आ रहे थे, हम आएंगे आपके पास, एक बार शंभू जी के पास हम फिर जाना चाहते हैं। सर, हमारा मूल सवाल यही है कि क्या कोई सरकार इतने बड़े दंगे की जिम्मेदारी, फेल्योर चाहे जिस तरीके का रहा हो, बच सकती है? अगर नहीं तो इस रिपोर्ट में ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है? कुंवर साहब को आप खुद सुन रहे थे, लेकिन इस रिपोर्ट में उस डिटेल की कोई उतनी बड़ी चर्चा नहीं है। एक बात और जो इस रिपोर्ट में कही गई वो ये कि साहब सोशल मीडिया और कुछ अखबारों ने भी इस दंगे को भड़काने का, फैलाने का काम किया। क्या ये बात, इस तर्क से, इस बात से आप सहमत हैं सर? देखिए, किसी भी शहर में कोई दंगा फैलता है तो ये सिर्फ लोकल कानून व्यवस्था का मामला बता करके उससे बचा नहीं जा सकता। इसमें जितनी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है उतनी ही केंद्र की भी है। आखिर दादरी कांड में क्यों केंद्र को दोषी करार किया गया? क्योंकि लोगों को लगा कि केंद्र सरकार की भूमिका क्या रही। अगर किसी को इस तरह से बुला करके हत्या कर दिया कि उसके घर में बीप पाया गया, ठीक उसी तरह का मामला वहां का भी था। मैं 2012 तक वहां पर अमर उजाला का संपादक रहा हूं मेरठ पे, तो जाहिर है मेरा उस पूरे इलाके से काफी घरा पाता है, नहीं हम लगभग कई गांवों को सभी लोग जानते थे। वहां पर मुजफ्फरनगर में जाटों और जो मुसलमान थे उनमें जो एसपी जी कह रहे थे कि लोग अपने कारीगर ले जाते थे, सही बात है, हर जगह दस्तकार जो कि मुस्लिम है, खासतौर पर लोहार और बढ़ई, तो इनको तो ले ही जाते थे और लोहार की जरूरत गांव में बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो गांव के जमींदार थे यानी जो किसान थे वो भी उन्हीं जाटों में से ही निकले थे। आखिर वहां मूला मुसलमान, तगा मुसलमान, ये एसपी जी खुद जानते होंगे, होते ही है, तो जाहिर है वो आपस में भाई भतीजे थे। अभी जो सत्या जी ने कहा कि नईमा कांड पे किसान नेता, जाट नेता, कांग्रेस के मंत्री, मैं जाट नेता कहा था, लेकिन मैं वहीं आ रहा हूँ। एक तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जाट नेता नहीं थे, ये कहना गलत है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किसान नेता थे, बिल्कुल ठीक। और किसान नेता चूंकि जानते थे नईमा भी उन्हीं की बिरादरी की है, नईमा कोई अलग नहीं है, वो भी जाट ही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान भी जाट है, हिंदू भी जाट है, जैसे कि पंजाब में सिख भी जाट है, इसी तरह से है। तो आपस में भाईचारा था, ये भाईचारा बहुत करीब तक रहा है। लेकिन इसमें जहर डालने का काम शुरू हुआ 2011 के आसपास, कि जब
कभी ये विवाद, कभी वो विवाद, जाटों और खासतौर पे उनके बीच हिंदू मुसलमान की खाई पैदा की। उसके पहले जो मलियाना हाशिमपुरा के दंगे हुए थे वो गांव के नहीं थे, वो शहर के दंगे थे। शहर में डिवीजन साफ साफ होता है, शहर में उस तरह का भाईचारा नहीं होता है, लेकिन गांव में काफी करीबी भाईचारा होता है, वहां कभी डिवीजन नहीं होता। तो वहां अगर दंगा हुआ, मैंने शुरू में ही कहा था, मैंने खुद भी चैनल में कहा था कि यहां पर सेना जानी चाहिए। और जहां तक मुझे याद है कि मुलायम सिंह जी ने सेना की मांग की थी। ये केंद्र सरकार का फेल्योर था कि उसे मौके पर सेना नहीं भेजी, और खुद प्रधानमंत्री जी वहां बहुत बाद में जाते हैं, है ना। तो फिर ये क्यों फेल्योर हुई? ये फेल्योर दोनों तरफ की थी। मैं कहता हूं जिसमें जितना इसमें राज्य सरकार दोषी है, उतना ही भारत सरकार दोषी थी, और उतना ही बीजेपी और बसपा भी दोषी थी। इनके कार्यकर्ता वहां आग लगा रहे थे, और अरुण त्रिपाठी जी जो कह रहे थे कि इसको फायदा किसको हुआ, ये भी सोचना चाहिए कि इस पूरे दंगे का कौन लाभ उठा गया। तो ये सब लोग कहीं ना कहीं यानी पॉलिटिकल पार्टी दोषी होती ही नहीं होती है। अकेले 2 एसएसपी और एक इंस्पेक्टर पर दोष मर देना, जबकि एसएसपी के पास फोर्स नहीं थी। एसपी जी कह रहे हैं कि थानों में 30 सिपाही थे, बेचारे कहां से भेजते? ये बात सही है, फोर्स ही नहीं थी, भेजते कहां से? इसलिए प्रशासनिक फेलियर से ज्यादा सरकारी स्तर पे या राज्य के स्तर पे और केंद्र के स्तर की फेलियर थी। जी, हालांकि बस आ रहे हैं अरुण जी, शंभू जी, सुनने में थोड़ा अतिरेक लगेगा, जब इतने सारे फेलियर थे और इतनी बड़ी घटना पर एक कमीशन ऐसी रिपोर्ट देती है, तो क्या इसे हम उन्हीं फेलियर की कड़ी को और आगे बढ़ना न समझें? सही। जस्टिस विष्णु सहाय की रिपोर्ट की जितना मैंने आज अखबारों में पढ़ा है, जितना मुझे जानकारी हुई है, उसके मुताबिक ये कह देना कि उन्होंने किसी को क्लीन चिट दे दी है, ये मैं नहीं मान रहा हूं। उसमें वो थोड़ा पॉलिटिकल पार्टी पर लगता है कि नरम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो प्रशासनिक फेलियर की बात उठा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? आप ये कह रहे हैं कि गांव में भाईचारा बड़ा करीब का होता है, इसका जिक्र आप खुद कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि 2011 से वो खाई चौड़ी करने की कोशिश हो रही थी, कमीशन इस बात को क्यों नहीं पकड़ पाया अपनी जांच में कि साहब वो कौन चोरी कर रहा था, या जो सवाल अरुण जी ने उठाया कि इसका पॉलिटिकल फायदा अंततः फिर किसको हुआ? देखिए, कमीशन ने एक बात साफ साफ कही है कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी के एक सदस्य एमएलए पे कि उनके ऊपर तो ऑलरेडी जांच हो रही है, उस पे साइलेंस हो गए हैं। तो कमीशन ने कहीं ना कहीं सारे में बहुत सारी बातें कही हैं, जो उस रिपोर्ट को जब डीप स्टडी की जाएगी तो पता चलेगा। लेकिन आज भी जो पता चल रहा है, जब वो प्रशासन के बारे में 4-5 अधिकारी, अगर गृह सचिव लेवल का अधिकारी उसमें नामांकित किया गया आरएन श्रीवास्तव, तो गृह सचिव प्रशासन का हिस्सा नहीं है, वो सीधे शासन का हिस्सा है। तो शासन का कहीं ना कहीं जिक्र आ गया है। हाँ, ये मैं मान रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टी उससे जरूर बरी मानी गई है, या उनको उस तरह से नहीं शायद लपेटा गया जिस तरह से लोग कोशिश सोच रहे होंगे ऐसा होना चाहिए। ठीक है अरुण जी, अब आप अपनी बात करें। मुझे लगता है राजीव जी कि एक जिस पार्टी को सर्वाधिक लाभ हुआ मुजफ्फरनगर दंगों का, उस पार्टी ने एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत एक स्क्रिप्ट तैयार की थी, और उस पार्टी की स्क्रिप्ट में सभी पार्टियां फंस गईं। और आज जो है उस पार्टी के मैदान में लड़ने की, उससे मुकाबला करने की हिम्मत किसी पार्टी की नहीं है, जो उत्तर प्रदेश में सत्ता में है या जो उत्तर प्रदेश में सत्ता के आकांक्षी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बसपा हो। तो इस स्थिति को सोचते हुए विष्णु सहाय कमेटी ने, क्योंकि 700 पन्नों की रिपोर्ट है, अभी उसका सारा जिस्ट हमने पढ़ लिया है, मैं दावा नहीं कर सकता, जो नेट पे है अवेलेबल है वही हमने देखा, 10-20 पेज जो है। तो इसलिए एक तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के मोर्चे पर मुकाबला नहीं करना चाहती। ये विष्णु सहाय कमेटी की रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो सीधे कन्फ्रंट नहीं करना चाहती। उसको लग गया है कि इस मैदान में लड़ेंगे तो हम फिर फंसेंगे। ठीक। और विष्णु सहाय कमेटी ने भी उत्तर प्रदेश में उस तरह की कोई स्थितियां बने इसकी रिपोर्ट के बहाने, उससे बचने की कोशिश की है, अगर राजनीतिक दलों को पूरी तरह से बरी किया है तो। लेकिन हम लोग चूंकि समाज के बारे में सोचते हैं, समाज के हित के बारे में दूरगामी तरह से सोचते हैं, तो मेरा मानना यह है कि सिर्फ प्रबल प्रताप सिंह और सुभाष दुबे, इन लोगों को दोषी बना करके जो है हम चीजों को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक सीमित कर रहे हैं। दंगा होने से पहले दंगा यहाँ पे पनपता है, दिमाग में पनपता है दंगा जो है। और वो दंगा अगर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, शंभू जी कह रहे हैं 2011 से स्थितियां बनाई जा रही थी, निश्चित तौर पे अगर जहनियत में दंगा पहले कराया जाता है तो उसको पुलिस प्रशासन बहुत आसानी से नहीं रोक सकते, वो घटित हो ही जाता है। अगर टिकैत उस समाज को संभाले हुए थे, अगर चौधरी चरण सिंह उस समाज को संभाले हुए थे, और ये सबसे बड़ी बात है
कि चौधरी चरण सिंह ने जाटों के नेता होते हुए भी कभी उन्होंने उनके लिए आरक्षण की मांग नहीं की। वो हमेशा कहते रहे कि आप लोग आरक्षण की श्रेणी मत मांगो, उसको लायक आप लोग नहीं हो, दूसरी जातियों के लिए आरक्षण की मांग करते रहे और एक कॉम्बिनेशन बनाते रहे जो है तमाम पिछड़ी और अल्पसंख्यक जातियों का, और उस तरह से वो समाज यूनाइटेड रहा। उसी कॉम्बिनेशन को टिकैत भी बनाते रहे। लेकिन जो डिवाइड करने वाली पॉलिटिक्स कास्ट के इंस्टीट्यूशन पे खड़ी होती है, रिलीजन के इंस्टीट्यूशन पे खड़ी होती है, और मुझे लगता है कि कास्ट और रिलीजन के इंस्टीट्यूशन पर खड़े होने वाली पॉलिटिक्स दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अगर आप सांप्रदायिक तनाव है पैदा करोगे तो कहीं ना कहीं जाति के रूप में रिफ्लेक्ट होगी, और जातिगत स्वाभिमान को बहुत बढ़ाओगे तो वो कहीं ना कहीं जो है मुजफ्फरनगर, शामली और दूसरे रूप में रिफ्लेक्ट होगी, जो हमने देखा भी। तो एक बात मैं आखिर में बस एक जिक्र करके खत्म करूंगा अपनी बात कि दंगों की जो रिपोर्ट होती है वो सिर्फ कानूनी ढांचे की समीक्षा ही नहीं होती, वो समाज शास्त्रीय समीक्षा भी होती है। और भगवान दास कमेटी रिपोर्ट जिस पर कांग्रेस के लोग बहुत प्राइड करते हैं, जो बहुत पढ़ी और पढ़ाई जाती है, 1931 में जो कानपुर का दंगा हुआ, बहुत मशहूर दंगा हुआ था, जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी मारे गए थे, उसमें पूरा समाजशास्त्र के सूत्र हैं, समाज के लिए गाइडलाइंस हैं कि कैसे इस समाज को व्यवस्थित किया जाए, कैसे भविष्य में दंगा ना हो, कैसे लोगों को जोड़ा जाए। तो अभी देखना पड़ेगा कि जो है विष्णु सहाय कमेटी ने कितनी बातें राजनीतिक दलों को सुझाई हैं और कितनी बातें दिशा में कही। जी, यशवीर जी के पास हम जाना चाहते हैं, जिस बात का जिक्र आपने किया कि साहब जो सत्ताधारी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उसमें अब वो इच्छा शक्ति, वो विल पावर नहीं है सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने की जो हम कभी देखा करते थे। ये बात कम से कम इस कमीशन की रिपोर्ट से रिफ्लेक्ट हो रही है। इस बात का हम जवाब लेना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी बता दें कि इस मायने में भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अब फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा ही और खासतौर से वो इलाका फिर एक नए तरह की राजनीति के प्रयोग के लिए तैयार है। और पिछले कुछ दिनों में हमने वहां जिस तरह की गर्माहट और खबरें देखी हैं वो फिर कुछ अंदेशों को दिखा रही हैं, फिर कुछ अंदेशे लिए हुए हैं। यशवीर जी, इस बात का जवाब दीजिए कि अब वो विल पावर, वो इच्छा शक्ति आप लोगों के भीतर नहीं है, एक तरह से सरेंडर की मुद्रा में है आप लोग। नहीं, देखिए मैं तो ऐसा नहीं मानता, सरेंडर करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए कि हम सत्ता में हैं। ये हिंदू और मुसलमान की खाई उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद के बाद शुरू हो गई थी, उनमें समाजवादी ने सरकार भी गंवाई थी, और उसका लाभ एक बार चखने के बाद बीजेपी को ये क्लियर हो गया था कि यही एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम फिर दोबारा सत्ता में आ सकते हैं। वो अयोध्या ना कोई छोटी नहीं मान सकते। आइए बात जी। तो सवाल इस बात का है कि क्या अयोध्या जैसी घटना के बाद भी चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, वो सब सबक नहीं ले सकी जी। वो तो इससे बड़े थे। मैं खुद 3 दिन प्लेटफार्म पर सोया हूं भाई, मैं जा भी नहीं सका अपने ऑफिस। तो ये हम सही चीजों का सही टाइम पर मूल्यांकन नहीं कर पाते और उसके रिपरकशन फिर दोबारा आते हैं जी। तब फिर वही एक नई पहल शुरू हो जाती है कि इसमें कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, और ये सब तुरंत राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किए जाते हैं और ऐसा होता रहा है। और मुझे लगता है कि आगे भी जो लोग इसका फल चख चुके हैं वो आगे भी ऐसा करते रहेंगे। ठीक है, आपका इशारा जिनकी तरफ है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, उनसे सवाल लेंगे। छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं, ब्रेक पर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सूरज निकलने पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों, किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों की माँ के लिए भी। दिन भर पसीना बहाते हैं पर रात को सोचते हैं 2 रोटी कम खा लें ताकि इनको ज्यादा मिल सके। हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको न मिला वो इनको मिले। बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान
बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का राज है 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंजर रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। गर्भ निरोधक गोलियाँ IUCD। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। 6 साल पहले हुई थी मौत, हो चुका था अंतिम संस्कार, लेकिन वो लौट आया। पुनर्जन्म की सच्ची कहानी। रात 10:30 बजे गुनहगार। जिंदगी कभी धूप सी, कभी छांव सी, जिंदगी कहीं पास सी, कहीं दूर सी, जिंदगी जरा अपनी सी, जरा पराई सी। रविवार सुबह 11 बजे और रात 9 बजे सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। 6 साल पहले हुई थी मौत, हो चुका था अंतिम संस्कार, लेकिन वो लौट आया। पुनर्जन्म की सच्ची कहानी। रात 10:30 बजे गुनहगार। साधना प्राइम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और प्राइम एजेंडा में आज हम चर्चा कर रहे हैं जस्टिस विष्णु सहाय कमीशन की रिपोर्ट पर, जो मुजफ्फरनगर दंगों पर आई है, जिसमें कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कुंवर भारतेंद्र सिंह बीजेपी के सांसद बिजनौर से चुनकर आते हैं, बीजेपी के नेता है, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। कुंवर साहब, हम वैसे फोन पर आपकी एक टिप्पणी ले चुके हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि इस आयोग की रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं, हालांकि सारा पैनल ये मान रहा है कि अभी पूरी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, 700 पन्नों की रिपोर्ट है, वो अभी पूरी तरीके से पढ़ी नहीं गई है कि उसमें क्या क्या कुछ कहा गया है, लेकिन मोटे तौर पर जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें सरकार को क्लीन चिट है। सहमत या असहमत, और अगर असहमत तो फिर रिपोर्ट क्या? किसी भी सरकार की, मेरे ख्याल से किसी भी सरकार की ये पहली जिम्मेदारी होती है कि उसके मतदाताओं के जान माल की सुरक्षा की जाए। यदि कहीं भी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, यहां तो बहुत सारे लोग मरे हैं, जो आंकड़े आप बता रहे हैं वो बहुत कम है, बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं, तो ये निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी है। और जैसे कि स्टिंग ऑपरेशन में दिया गया कि एक मंत्री का बार बार दखल था, वो एक्शन लेने नहीं दे रहा था पुलिस वालों को, इस बात से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, जो कि सबके सामने बात आ चुकी है। स्टिंग ऑपरेशन बार बार ये घटना को खोल चुके हैं, तो इस वजह से सरकार की नाकामी और जो वहां पर संबंधित अधिकारी थे, और इंटेलिजेंस की पूरी तरह से नाकामी था। रात के अंधेरे में रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉलियों को घेर के आप नहर की पटरी पे उन्हें जला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं घेर घेर के, और लाशों को नहर में फेंक रहे हैं। ये नियोजित नहीं था साहब। ये इंटेलिजेंस को पता नहीं लगा था कि जब लोग आ रहे थे वो तभी पिट के आए थे, उन पे पथराव हो गया था। जब लोग उस सभा में पहुंचे, मैं वहां सभा में था, वो सभा होने क्यों दी? ये कहना कि हमें पता नहीं था। मुझे खुद किसान यूनियन के अध्यक्ष जी ने कहा कि अब हम अपने हाथ में ले रहे हैं, हम सभा करवाएंगे, यहाँ पे तमाम गारा है, मट्टी है, इस प्रांगण में हम मट्टी डलवाएंगे। तमाम ट्रैक्टर ट्रॉलियों मट्टी की आई और वो उसे प्रांगण को तैयार करागा। ठीक, मतलब ये सारी जानकारी थी साहब। इस रिपोर्ट से आप असहमत? मैं रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है, तो मैं किसी भी माननीय जज की रिपोर्ट के खिलाफ बिना पढ़े कुछ कहना नहीं चाहूंगा, और ना ही मैंने केवल सरकार को जिम्मेदारी से बरी किया गया है, इस बात से तो असहमत है? हाँ, निश्चित रूप से सरकार को तो हर चीज की जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी है।
जो मेरा ये मानना है। जो अब तक रिपोर्ट में नहीं दिखाई थे। जी। थोड़ा देर से सर आप जुड़े हैं, हम थोड़ा चर्चा में आगे निकल चुके थे। शंभू जी, अभी इशारा जो है यशवीर जी भी कर रहे थे, और अब फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खास तौर से वो इलाका उसी राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर फिर तैयार हो रहा है। भविष्य क्या देख रहे हैं सर इस रिपोर्ट के बाद? देखिए, जो रिपोर्ट आई है उसमें मैंने कहा पहले भी कि पॉलिटिकल पार्टी बरी हो गई हैं, सारा का सारा दारोमदार चूंकि सिर्फ अफसरशाही पे लगाया गया है, लोकल प्रशासन लगा दिया है। यानी एक एसएसपी और एक वहां के जो एलआईयू के इंस्पेक्टर थे। लेकिन सिर्फ जब इतना बड़ा दंगा होता है जिसमें कुंवर साहब खुद कह रहे थे कि इतने लोग मारे गए, उसमें सिर्फ इन 2 अफसरों के बूते की बात नहीं है, जब तक कि पॉलिटिकल पार्टियां इन्वॉल्व ना हो कि अकेले ये 2 अफसर संभाल लें, जबकि उनके पास फोर्स नहीं थी। इसमें कई तरह की खामियां थी। इसमें जब केंद्र सरकार से फोर्स मांगी गई थी, केंद्र सरकार ने आर्मी भेजने में देर कर दी थी, और आर्मी के जाते ही सारा कुछ कंट्रोल हो गया। जैसे वो जनसठ के पास जो गांव था, आर्मी पहुंची है, सब कुछ कंट्रोल हो गया। तो अगर आर्मी उसमें पहले लगाई जाती तो शायद जल्दी कंट्रोल कर लिया था। अब एक दंगे का सारा दारोमदार ये कहा जाए कि एक सरकारी दोषी है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दंगा सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है कि चोरी डकैती की समस्या को काबू पा लेंगे। उसमें सारी फोर्सेज, यानी सेंट्रल फोर्सेज को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, और स्टेट की जो फोर्सेज है उनको भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो सारी फोर्सेज क्या करती रही, और पॉलिटिकल पार्टी अगर नाकारा थी तो पॉलिटिकल पार्टी ने उन पर दबाव के नहीं डाला, क्योंकि राजनेताओं की जवाबदेही जनता के साथ होती है, अफसरशाही की कोई जवाबदेही नहीं है। अफसरशाही की जवाबदेही अपने मुख्यमंत्री प्रति होती है, इसके अलावा नहीं। तो वो किसको, इन राजनेताओं ने किस पर दबाव डाला? क्या बीजेपी, क्या समाजवादी पार्टी, क्या कांग्रेस और क्या बीएसपी ने किसी पर दबाव डाला, जबकि सारे के सारे लोग वहां कहीं ना कहीं इन्वॉल्व पाए गए हैं? तो ये सब चीजें सोचनी चाहिए थी, इन सब चीजों पर कहीं ना कहीं फोकस होना था। जस्टिस विष्णु साय आयोग की रिपोर्ट मैंने अभी कहा कि भाई पूरी रिपोर्ट अभी नहीं देखी गई है। सब लोग कह रहे हैं कि 700 पेज की रिपोर्ट है, अभी पढ़ी नहीं गई है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो उसमें आता है उसमें शासन प्रशासन दोनों को फेल्योर माना गया है। जी, शंभूराज जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि मुझे विधानसभा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 2 बार। मैं जानता हूं, और मैं बताऊं आपको कि हमारा पूरा बजट 3 दिन में पारित हो जाता है। विपक्ष वहां खड़ा हल्ला मचाता रहता है, नारे बोलता रहता है, कोई भाषण नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई विषय नहीं, पूरा का पूरा बजट 3 दिन में पारित हो जाता है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, पूरा प्रशासन मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह है, मगर मुख्यमंत्री क्यों सोते रहे? ठीक है, मुख्यमंत्री क्यों अपने सुपर मुख्यमंत्री से दबते रहे? लेकिन शंभू जी, हम जिस सवाल को लेकर आना चाह रहे हैं, और आज भी झूठे मुकदमों में, मैं बताऊं, आज भी झूठे मुकदमों में सैकड़ों आदमी बंद है मुजफ्फरनगर। देखिए, उन विचारों का क्या सर? जी, दंगों के बाद जो पॉलिटिकल फसल उगी और कटी, वो हम सब जानते हैं जी। हम सर इस बात को समझना चाह रहे हैं कि वो जो बीज उस वक्त बोया गया, और वो जो पिछले 2.5-3 महीनों में हम रह रहकर चीजों को देखते हैं, जो गर्माहट दिख रही है, क्या वो फसल आगे के लिए भी तैयार हो रही है सर? इस बात का भी कोई खतरा है? उस वक्त ये लगा था कि शायद ये फौरी तौर पे ऐसा किया गया हो। हालांकि उसका उस फसल को फसल हुई उसे देखा भी गया, जिस तरह से वहां सारी एक ही पार्टी का वर्चस्व दिखाई पड़ने लगा, ठीक बातें हुई है। लेकिन उसके घटना के 2.5 साल बीत जाने के बाद भी स्थितियां बदली हुई नहीं लग रही हैं। स्थितियां आज भी, मैंने पहले भी कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश गाँव में, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मैंने वहां रह के देखा है जी, कि जाटों और मुसलमानों के बीच दूरियां इतनी ज्यादा नहीं थी कि दोनों एक ही दूसरे के भाई बिरादर थे। ज्यादातर किसान जातियां आपस में रिश्तेदारियों मतलब पूर्वजों कहीं ना कहीं रिश्तेदारी बनी हुई थी। इसीलिए चौधरी मुंशी टिकैत ने कभी अपने को जाट नेता नहीं, पूरे किसान समुदाय का नेता बताया था। उसमें अकेले जाट नहीं आते थे, जाटों के साथ मुसलमान भी थे, गुजर भी थे, सैनी भी थे, सभी जातियां थी। तो ये बहुत सारी चीजें जो थी कि समरसता का जो समाज था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो नष्ट हुआ है। इसका खामियाजा अभी इतनी जल्दी तो नहीं जी हो देना। अरुण जी, एक फाइनल कमेंट, समय अब कम है। मुझे लगता है कि तमाम तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है में एक अलग अलग तरह से आशंकाएं और आग अभी भी दहक रही है। और मैं तो कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो गांव-गांव टहल करके इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो हरियाणा में हुआ उस तरह की स्थितियां वहां न हो। तो मैंने फिर आपसे पहले भी कहा कि जो है वो जो जाति के दंगे हैं और जो धर्म के दंगे हैं, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कब कौन किसमें कन्वर्ट
हो जाए कहा नहीं जा सकता। तो जो मौजूदा स्थितियां हरियाणा में बनी है और इस रिपोर्ट से अगर लोगों को न्याय होते हुए नहीं दिखेगा तो तमाम तरह की जो है लोगों के भीतर एक तरह से गुस्सा और चीजें भड़क सकती हैं। और अगर राजनीतिक दलों ने जिम्मेदारी और सरकार ने जिम्मेदारी नहीं दिखाई तो अभी भी चीजें जो है एक तरह से बॉइलिंग स्थितियों में है और वो प्रदेश की कानून व्यवस्थाओं को, प्रदेश की शांति को बिगाड़ सकती है। बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का आज की चर्चा में आने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। कुंवर साहब, आपको आने में थोड़ी देरी हुई, इस वजह से समय आपको कम दे पाए। हम सब ये जानते हैं कि दंगा एक सामयिक उन्माद है। अलग बात है कि इस उन्माद के ऊपर राजनीतिक फसलें बोई और काटी जाती हैं, इसका एक नफा नुकसान होता है। लेकिन हमारे सारे सामाजिक ताने बाने को, राजनीतिक दलों को ये जरूर समझना होगा कि सिर्फ इसी उन्माद पर अगर हम फसल काटेंगे, बोएंगे तो समाज लगातार कमजोर होता जाएगा।